नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। ऐसा कम ही होता है कि मैं कुछ घंटे पहले जिस विषय पर अखबार में एडिटोरियल लिखूं, उसी पर आपके सामने आज एडिटोरियल के लिए खड़ा हो जाऊं। अच्छा नहीं लगता है, मुझको एक विविधता अच्छी लगती है, अलग अलग मुद्दों पर बोलना और लिखना। लेकिन हिंदुस्तान के पड़ोस के नेपाल में हालात जिस तरह से बेकाबू हुए हैं, कल से लेकर आज तक 2 दिन पहले तक कोई ऐसा माहौल नहीं था। कल 19 लोगों के मरने की खबर थी, आज 21 हो गई है मौतें नौजवानों की। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद मोटे तौर पर मंत्रिमंडल वैसे ही भंग मान लिया जाता है। राष्ट्रपति नए सिरे से कोशिश करेंगे किसी सरकार को बनाने की। क्यों ये हालत हो गई? एक दिन के भीतर, परसों तक कुछ नहीं था, आज इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? आज ये कल ही हो चुकी थी बुरी हालत। 2 भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जला दिए गए। केपी शर्मा ओली आज के जो प्रधानमंत्री थे अभी कुछ देर पहले तक, इनके मकान को भी आग लगा दी गई है। संसद पे हमला किया है नौजवानों की भीड़ ने, जिसको जेन जी कहा जाता है, 25 साल से कम उम्र की, 25 साल से कम उम्र के नौजवानों की पीढ़ी। शायद ये जेन जी इसी सदी में जो पैदा हुए हैं 2000 के बाद से, ऐसे लोगों की ये पीढ़ी है। ये इस कदर खफा हो गई है, इस कदर बेकाबू हो गई है, इस कदर बगावत या क्रांति देखने का नज़रिया रहता है। आपको अगर किसी बगावत की वजहें सही लगती हैं तो वो क्रांति हो जाती है, और किसी क्रांति की वजहें अगर गलत लगती है तो वो बगावत हो जाती है। तो काठमांडू में जो क्रांति चल रही है, एक नई नौजवान पीढ़ी पूरी की पूरी, उसकी मांगे क्या हैं जिसकी वजह से ये पूरी सरकार चली गई आज वहाँ की? उसकी मांगे हैं कि सोशल मीडिया पर जो रोक लगाई गई है 4 सितंबर को, अभी 5 दिन पहले, इस रोक को खत्म किया जाए। सारे सोशल मीडिया को रोक दिया गया इस सरकार ने, ओली सरकार ने रोक दिया। आगे बढ़ूं इसके पहले थोड़ा सा ये बतलाना जरूरी है कि वामपंथी गठबंधन की, वामपंथी पार्टी की ये सरकार है। ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ की, और अपने आप को ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की। उसके प्रधानमंत्री थे ये, इनको उखाड़ के फेंक दिया वहाँ से। ये याद रखने की ज़रूरत है कि अभी 2 दशक पहले ही वहाँ पर राजशाही को ख़त्म किया गया था। कम्युनिस्ट वहाँ पर सत्ता में आए थे। 2014 में कम्युनिस्ट सरकार में ओली, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, ये लगातार वहाँ पर उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बनते बनते अभी वहाँ प्रधानमंत्री थे। नेपाल के अखबारों ने संपादकीय लिखे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफे की मांग की गई थी। नौजवानों के आंदोलन के ऊपर पुलिस गोली से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े कन्फर्म हैं, हो सकता है मौतें इससे ज़्यादा हुई हों। नौजवान इस कदर खफा हैं वहाँ, सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई, उनके पास बोलने का और कोई जरिया नहीं बचा, अपनी भावनाओं को लिखने का, तथ्यों को लिखने का, सरकार के खिलाफ कुछ लिखने का कोई जरिया नहीं बचा। और सरकार के खिलाफ ये पीढ़ी लिख क्या रही थी वो भी दिलचस्प है। वो लिख रही थी कि सत्ता में बैठे हुए लोग किस हद तक भ्रष्ट हो गए हैं, और उनकी औलादें, भ्रष्ट नेताओं अफसरों की औलादें अंधाधुंध फिजूल खर्ची करती है, रईसी की जिंदगी जीती है, अपनी तस्वीरें, अपने वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, जिसको भ्रष्टाचार से दबे हुए, कुचले हुए नेपाल के बेरोजगार नौजवान देखते रह जाते हैं कि कल तक ये नेता अफसर गरीब थे, आज इनके आल औलाद जो हैं विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ खर्च कर रहे हैं, उस विदेश टूर की फ़ोटो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ये देख देख के थके हुए थे,
इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया। इसका जब विरोध चालू किया सोशल मीडिया पे, तो वामपंथी सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की सरकार ने 26 तरह के सोशल मीडिया पर रोक लगा दी। एक अदालती आदेश का फर्जी आड़ उसकी ली। अदालत ने यह कहा था कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए सरकार नियम कायदे बनाए, ये कहा था। इन्होंने सबको बंद कर दिया क्योंकि सरकार जो है उसके भ्रष्टाचार को यहाँ भांडाफोड़ उसका किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। तो नौजवान चढ़ बैठे, जाकर संसद को घेर लिया, संसद में तोड़फोड़ की, एक हिस्से में आग लगा दी। आज नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, ढेर सारे मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। जब तक मैं इस बातचीत को ख़त्म करूंगा तब तक हो सकता है मामला और आगे बढ़ चुका हो। लेकिन एक दूसरी बात बतलाना चाहता हूँ, नेपाल में इससे परे का एक आंदोलन और चल रहा है, बिल्कुल परे का। दूसरे लोग हैं वो, उसका जेन जी नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ पर राजशाही वापस चाहते हैं। राजशाही जो भी 2 दशक पहले ही खत्म हुई है, राजशाही उसको वापस चाहते हैं। वो इतना थक गए हैं कम्युनिस्ट सरकार से या दूसरी लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकारों से, इतना थक गए, राजशाही वापस चाह रहे हैं। इस नौजवानों की क्रांति से उसका लेना देना नहीं है, वो एक अलग आंदोलन है, अलग मांग चल रही है। उनकी 2 मांगे हैं, राजशाही वापस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था, एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र हो जाए। 2 मांगे हैं, राजशाही वापस लौटे और नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए। दोनों ही मांगे एक किस्म से संकीर्णतावादी हैं, पुरातनपंथी हैं। दोनों ही वापस जाने की है, प्रगति से वापस लौटने की है, दोनों ही मांगे। आज दुनिया में कौन चाहता है राजशाही वापस आए? हिंदुस्तान में कोई चाहेंगे राजशाही वापस आए, या ब्रिटेन में कोई चाहेंगे जहाँ प्रतीकात्मक है राजशाही, कोई और वहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है सरकार चलाने से, या अमेरिका कोई चाहेंगे राजशाही आए वहाँ? तो नेपाल के लोग चाह रहे हैं राजशाही लौटे। वो आंदोलन कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, मुझको नहीं मालूम। इस साल मार्च तक वो आंदोलन चला है कि राजशाही वापस आए, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो सरकार वहाँ पर चल रही थी वामपंथियों की, वो सरकार वहाँ शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चला पाई, न भ्रष्टाचार को काबू कर पाई। वामपंथियों का नाम डुबा दिया वहाँ पर। क्योंकि हिंदुस्तान में हमने देखा हुआ है कि त्रिपुरा जैसे राज्य में वामपंथी मुख्यमंत्री ऑटो रिक्शा में बैठकर चले जाते थे अकेले मंत्रालय। एक मुख्यमंत्री वहाँ ऐसे भी थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के त्रिपुरा में, जो अकेले थे, शादीशुदा नहीं थे, और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी अकेले थे। तो दोनों एक मकान के एक कमरे में रहते थे, एक साथ कार से मंत्रालय चले जाते थे, 1 रुपया खाने की कोई बात नहीं आई कभी। ऐसे भी लोग थे। अब ये इन्होंने वामपंथ का मुंह काला किया है, इतने भ्रष्ट हो गए, इतनी रईसी दिखा रहे हैं। इनकी आल औलाद विदेशों में ऐश कर रही है, महंगे सामान, महंगे शौक, उसकी फ़ोटो वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया खातों पे, कि नौजवान बगावत पे उतर आए। नौजवानों को जब 4 तारीख से उनसे सारे सोशल मीडिया छीन लिए गए, बंद कर दिया गया। मैंने लिखा है आज यही कि आटा न मिलने पे तो कहीं कहीं बगावत हो सकती है, डाटा न मिलने पे ये पहली बार बगावत हो रही है नेपाल में। हालांकि डाटा मिल रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया के लिए डाटा काम का नहीं रह गया। तो बिना आटे के तो लोग बगावत करते थे, ये बिना डाटा के बगावत हुई है। ये थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आज जब दुनिया आगे बढ़ गई है, 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा खत्म हो रहा है, क्या आप सचमुच लोगों से सोशल मीडिया छीन सकते हैं? मैं बतलाऊं आपको, मैं पूरी ज़िंदगी से अखबार में काम कर रहा हूं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैंने इमरजेंसी के दौर में नौकरी शुरू की थी। मैं बहुत जूनियर था, मैंने इमरजेंसी के कोई जुल्म नहीं सहे। मैं
अंगूठे में चीरा लगा के और अपने आप को शहीद का दर्जा देना नहीं चाहता। लेकिन मैंने देखा है उस वक्त कैसी होती थी इमरजेंसी। आज जब लोगों को सोशल मीडिया पे एक आज़ादी मिली हुई है, अराजकता की हद तक मिली हुई है, कई लोगों को लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं है, कई लोगों को लगता है कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ, आज़ादी के भीतर इस बात की भी आज़ादी रहती है कि आप दूसरे की भावनाओं को आहत कर सकें। यह आज़ादी रहती है। तो आज जब नेपाल की नौजवान पीढ़ी से ये आज़ादी छीन ली गई, हालांकि सोशल मीडिया पे कोई बुजुर्ग होंगे तो उनका भी बंद हो गया है, तो नौजवानों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। एक तो तुम भ्रष्ट, तुम्हारी औलाद भ्रष्ट, तुम देश को लूट के खा रहे हो और हम सोशल मीडिया पे तुम्हारे बारे में लिख भी नहीं सकते। नौजवान निकल आए सड़कों पे, सरकार को उखाड़ फेंका। इसी पार्टी के कई भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के मकान जला डाले हैं। कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया कि हमको नहीं रहना है इस सरकार में। गृह मंत्री जिसके जिम्मे कल काबू में करने का था और 19 लोग कल मारे गए थे, आज 21 हो चुके हैं, उसने कल ही इस्तीफा दे दिया था। अपने देश के 19 नौजवानों को इस तरह से मार के, और आंदोलनकारी डटे हुए हैं, आज भी डटे हुए हैं। वहाँ पे कई जगह आगजनी चल रही है। देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो जाना छोटी बात नहीं है। एक अफवाह उड़ रही है कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली देश छोड़ के भाग सकते हैं। अफवाह है, भाग सकते हैं। इधर बांग्लादेश में अभी हुआ ही था, शेख हसीना प्रधानमंत्री, बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा था। आपको ध्यान है ना, कुछ इसी किस्म की बगावत सरकार के खिलाफ हुई थी बांग्लादेश में। वजहें दूसरी थी, लोग दूसरे थे, देश छोड़ के भागना पड़ा था। आपको ध्यान है श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पे आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया था। ध्यान है ना, ये सब पड़ोस के हैं, ये हिंदुस्तान के। आप लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अब नहीं छीन सकते। लोगों को कहने की आज़ादी है, लोगों को चस्का लग गया है, लोगों को सोशल मीडिया की मेहरबानी से अभिव्यक्ति की आज़ादी का खून उनके मुंह लग गया है। और अब बार बार उनको तलब होती है कि मैं अभिव्यक्त करूं अपने आप को, अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करूं, बार बार उनको लगता है। नेपाल को देखकर पूरी दुनिया को सीखने की ज़रूरत है कि आप लोगों का गला अगर बहुत ज़्यादा घोंटोगे, उनके बोलने पे बहुत ज़्यादा सख्ती लगाओगे, बहुत ज़्यादा बैन करोगे उसको, तो तख्ता पलट हो सकता है। 24 घंटे के भीतर नेपाल में तख्ता पलट हो गया। फेंक दिया लोगों ने उखाड़ कर, प्रधानमंत्रियों के घर जला डाले, कूद कूद के भागे हैं लोग। मुझको मेरे कैमरा पर्सन बता रहे थे, एक किसी टीवी चैनल में उन्होंने देखा है कि वहाँ का एक बड़ा मंत्री, महत्वपूर्ण मंत्री, मार खाने से बचने के लिए दौड़ रहा था। मैं हालांकि हिंसा का हिमायती नहीं हूँ, मेरे हिसाब से किसी को भी किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन जब देश की सरकार बेरोजगारों के हक मार रही है, जनता के पैसे पे डाका डाल रही है, अपनी आल औलाद को ऐश करवा रही है विदेशों में, तो इस भाई भतीजावाद, कुनबा परस्ती, इस निपोटिज्म, ये नारा बना है वहाँ पर, इस निपोटिज्म के खिलाफ, कुनबा परस्ती के खिलाफ नौजवान निकल पड़े हैं सड़कों पे। मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा था कि जो बुनियादी मुद्दे रहते हैं ज़िंदगी के, उनको लेके आंदोलन करना भी हिंदुस्तान के नौजवानों के मिजाज से चले गया है। तो मुझको एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मैसेज किया था कि आप लोगों को आंदोलन के लिए उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। मैंने कहा, मैंने लिखा है कि जायज़ ज़मीनी मुद्दे, जायज़ ज़मीनी मुद्दों को लेकर आंदोलन में क्या बुराई है। लोहिया कह गए थे कि जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती कि इस बार वोट दे दिया है, तुम जितना भी गलत करो 5 बरस बाद हम दोबारा चुनेंगे, तब हरा देंगे तुमको। लोहिया कह गए थे कि जिंदा कौमें 5 बरस इंतजार नहीं करती हैं, बीच में भी उखाड़ के फेंक देती हैं सरकार को। किया है। काठमांडू में
कल ही किया है। आज प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, कोई अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देते। तो मेरा यही कहना है कि जो असल मुद्दे हैं जिंदगी के नकली मुद्दों को लेके तो बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं नकली मुद्दों को लेकर। जो जिंदगी के असली मुद्दे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया असली मुद्दा है। आज के वक्त में सोशल मीडिया एक असली मुद्दा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत बड़ा मुद्दा है। तो नेपाली नौजवानों ने एक राह दिखाई है बाकी पूरी दुनिया को भी, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना मायने रखता है। सिर्फ आटा मायने नहीं रखता कि आटा के लिए बगावत कर दो, डाटा के लिए भी बगावत करना पड़ता है, जिसके मार्फत आप अपने दिल की बात लिख सकें, सत्ता की आलोचना कर सकें। ये पूरा का पूरा आंदोलन इसीलिए है कि वहाँ की नौजवान पीढ़ी सत्ता की आलोचना कर रही थी और सत्ता अपनी आलोचना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रोक दिए, हर मीडिया को रोक दिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए गए। नेपाल के नौजवान, उनके और भी कई मुद्दे होंगे, मैं उसका अति सरलीकरण करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ नेपाल में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता इतनी है, ऐसी चर्चा हमारे इधर नहीं होती थी। इधर हिंदुस्तान में लोग पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए, कुछ राणा परिवार वगैरह राज परिवार है उनके लिए, फिर पिछले 1.5 दशक से कुछ वहाँ कम्युनिस्ट सरकारें बन रही है, माओवादी सरकार बन रही है। इसके लिए नेपाल को हम लोग अधिक जानते हैं। हवाई हादसों के लिए जानते हैं, बहुत सारे प्लेन क्रैश होते हैं। लेकिन गजब का हुआ नेपाल में ये, कोई देश आपको ऐसा और याद पड़ता है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के खिलाफ सरकार को उखाड़ के फेंक दिया हो? श्रीलंका में हुआ था, तो श्रीलंका में महंगाई हो गई थी, पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, खाने को नहीं था, बच्चे स्कूलों में प्रेयर में, प्रार्थना में चक्कर खा के गिर रहे थे। ऐसी ध्वस्त अर्थव्यवस्था के बीच वहाँ पर कब्जा किया था लोगों ने राष्ट्रपति भवन में। ऐसा ही बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ ऐसी ही बगावत हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दमन के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन था। उसमें लोग सब तरह के शामिल होते हैं। आंदोलन में आप रोक नहीं सकते। आंदोलन में आप बिल्ला लगा लगा के या गले में पहचान पत्र लगा के लोगों को शामिल नहीं करते। जब जन आंदोलन शुरू होते हैं तो उसमें जनता के कई तरह के तबके आ जाते हैं। ऐसे ही कई तरह के नौजवानों ने कल नेपाल में सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। बाकी दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना मायने रखती है। एक, जब नौजवान पीढ़ी सरकार को भ्रष्ट मान लेती है, कुनबा परस्त मान लेती है, उनके कुनबों को देखती है कि वो भ्रष्टाचार की कमाई पे कैसे ऐश कर रहे हैं, रईसी से जी रहे हैं, तो फिर ये नौजवान जो हैं इनको केवल एक बत्ती रहती है ना, बम जलाते हैं हम फटाके का, तो उसमें बत्ती रहती है, तो बत्ती भर जलाने के लिए ये सोशल मीडिया जो 4 तारीख को बैन किया गया उससे मिली और नौजवानों ने पूरी सरकार फेंक दी उखाड़ कर। इससे पूरी दुनिया के लोगों को समझ लेना चाहिए कि नौजवानों की ताकत क्या है। एक बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना मायने रखती है, दूसरी बात, और सत्ता के भ्रष्टाचार को नौजवान हमेशा बर्दाश्त नहीं करते। बस आज इतना ही अपडेट देने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। नेपाल की घटनाएं बिल्कुल ताज़ा हैं, देखते चलिएगा, इस मुद्दे को गंभीरता से पढ़िएगा। नेपाल के मुद्दे को एकदम लगा हुआ है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं, लाखों भारतीय नेपाल में काम करते हैं, जुड़ा हुआ है देश। पासपोर्ट भी नहीं लगता एक दूसरे देश में जाने आने को, या वीज़ा नहीं लगता। फिर मिलेंगे।
आपको लगता है कि मैंने एक ज़रूरी बात की है ज़िंदगी की, तो हमारे इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया आजकल को, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है और दोस्तों से बात कीजिए इस बारे में। घटनाओं को देखते चलिए, अखबारों में देखिए, कोई भरोसेमंद टीवी चैनल आपको लगता हो उस पर देखिए, कोई वेबसाइट आपको भरोसेमंद लगती हो तो उस पर देखिए, जहाँ से मिल सकती हो खबरें देखिए। लगा हुआ है हिंदुस्तान से। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर तंबाकू को छोड़ता नहीं है, आप साथ में पिस जाते हैं क्योंकि आप तंबाकू का शौक रखते हैं। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। कैंसर के शिकार होकर, उसके मरीज होकर अपना मुंह खोना, गला खोना, फेफड़े खोना, बड़ी बुरी मौत मरना अच्छी बात नहीं है। अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे।